हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्ट्रेटजीज और डिबेट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं। सस्टेनेबल मतलब होता है टिकाऊ, सतत। हिंदी में इसका मतलब होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हम डेवलपमेंट करें और इस तरीके से डेवलपमेंट करें, इस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करें ताकि जो रिसोर्सेज है हमारे पास, तो वो क्या हो, वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल हो। मतलब उसका कहने का ये मतलब होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं, तो डेवलपमेंट करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है। धरती पे जो भी रिसोर्सेज मौजूद हैं, हम उनकी मदद से क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन डेवलपमेंट करने के चक्कर में हो क्या रहा है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो क्या हो रही है, उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। हद से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, इतना कि वो ख़त्म होने के कगार पे है। तो यही चलता रहा तो जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको तो रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं होंगी। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि डेवलपमेंट करें, इस तरीके से डेवलपमेंट करें, रिसोर्सेज का यूज़ इस तरीके से करें कि पहला तो नेचर को कोई हार्म ना पहुँचे। ठीक है। और उसके बाद जो रिसोर्सेज आज अवेलेबल है, फ्यूचर में भी वो अवेलेबल हो, फ्यूचर जनरेशन को किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। ठीक। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दो की कॉन्सेप्ट है। क्या? एक तो इस तरीके से आप डेवलपमेंट करें, इस तरीके से जो भी प्रैक्टिस है वो करें जिससे क्या हो, एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना पहुँचे। ठीक। और दूसरा जो रिसोर्सेज है वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल हों, उन्हें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। ठीक है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, ये तीन चीज़ों में बैलेंस बना के काम करने के लिए जो है वो एम करता है कि इकोनॉमिक, ठीक है, एनवायरमेंटल और सोशल, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों एस्पेक्ट आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। और कोई भी आप डेवलपमेंट करें उसमें इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल, जब तीनों चीज़ों में बैलेंस है तभी वो क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल कहलाएगा। ये कहने का क्या मतलब है, देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भी, यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ क्या है, दो तो इसी की कॉन्सेप्ट है। क्या कि एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुँचे और रिसोर्सेज अवेलेबल हो फ्यूचर में भी। लेकिन इसी के साथ आपको एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल और सोशल, तीनों चीज़ में क्या है, बैलेंस बना के रखना है। जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है, बहुत बड़े एरिया पे क्या है, खेती करता है, वो बहुत सारे लेबर्स रखे हुए हैं उसने। ठीक है। तो क्या है कि जो फार्मर है वो ऑर्गेनिक तरीके से खेती करता है, मतलब सस्टेनेबल तरीके से क्या करता है, खेती करता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है, बायो कंपोस्ट का यूज़ करता है। ठीक है। मतलब वो एग्रीकल्चर करता है तो नेचर को कोई हार्म नहीं पहुंचता है। तो इसका मतलब कि वो एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहा है। उसी के साथ साथ जो उसने लेबर्स को रखा हुआ है अपने फार्म पे, अपने खेती के लिए, उनके लिए भी क्या करता है, उसने सैलरी की बढ़िया व्यवस्था की हुई है। ठीक। मतलब ठीक ठाक उनको सैलरी देता है, ऊपर से कोई केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं होता है, तो उनकी हेल्थ पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उससे क्या होता है, जो भी वर्कर्स है और वो पूरा एरिया है, तो उनमें क्या होता है, वो भी सोशली ठीक रहते हैं और इकोनॉमिकली जब उन्हें अच्छा वेज मिलेगा, फेयर वेज मिलेगा, तो वो भी इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकेंगे। तो वो चीज़ कहलाएगी कि हाँ, तब ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो रहा है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस हो रही है। मतलब कहने का यही मतलब है कि जब आप इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल, तीनों चीज़ में जब आप बैलेंस बनाकर डेवलपमेंट करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा पूरी तरीके से। ठीक है। तो इस वीडियो में हम और डिस्कस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, जो भी चीज़ें, स्ट्रेटजीज कौन कौन सी अपनाई गई हैं, अपनाई जाती हैं, और डिबेट क्या है उसके ऊपर, ये डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट that seeks to satisfy the need and requirements of the present generations without affecting the needs of future generation। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो ये कोशिश करता है कि जो आज की ज़रूरतें हैं जनरेशन की, आज की जो जनरेशन है, उनकी ज़रूरतें और नीड्स को भी क्या किया जाए, सेटिस्फाई किया जा सके विदाउट अफेक्टिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उन पे कोई अफेक्ट ना हो। Sustainable development maximizes
द वेल बीइंग ऑफ करंट एंड फ्यूचर पॉपुलेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों जनरेशन की जो वेल बीइंग है उसको मैक्सिमाइज करता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो IUCN की जो 1980 में वर्ल्ड कमीशन स्ट्रेटजी आई थी उस दौरान इसका कॉन्सेप्ट आया था पहली बार। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अभी हम जो डिस्कस कर चुके हैं वही है। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट, पहला, मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस थ्रू सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द एनवायरनमेंट। क्या कि प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन की जो भी ज़रूरतें हैं उनको सस्टेनेबल तरीके से, इक्विटेबल तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करके उन्हें पूरा करना है और बिना एनवायरनमेंट को कोई हार्म पहुंचाए पूरा करना है। ठीक है, दूसरा होता है कि प्रिवेंटिंग फर्दर डैमेज टू द लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स। लाइफ सपोर्ट सिस्टम जितने हैं मतलब हमारे इकोसिस्टम में जो भी प्रोसेसेस चलती रहती है, साइकिल चलती रहती है, उनको कोई डैमेज ना हो इस बात को प्रिवेंट करना है। और नेक्स्ट है कंजर्विंग एंड नर्चरिंग बायोडाइवर्सिटी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर फूड सिक्योरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए जो बायोडाइवर्सिटी उसको कंजर्व करके रखना है, उसको और नर्चर करना है और जो भी रिसोर्सेज हैं ताकि फूड सिक्योरिटी रह सके। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कई सारे एम और गोल्स हैं, जैसे पॉवर्टी ख़त्म करना, हंगर ख़त्म करना, सबके लिए इक्वालिटी हो, ये सारी चीज़ें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एम्स में आती हैं। वाटर हाइजीन हो सबके लिए, ये सारी चीज़ें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स और एम्स में आती हैं। लेकिन हम यहाँ पे जस्ट कुछ ऑब्जेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि स्ट्रेटजीज़ क्या क्या अपनाई गई हैं या अपनाई जा सकती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज फॉर एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, तो इनको यूज़ करने से हमें कई सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि ये तो एक क्लीनर और ग्रीनर मतलब इको फ्रेंडली सोर्सेज है, एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा इन्हें यूज़ करने से। उसके बाद जो हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे डिपेंड हैं उनकी डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी, तो उनको भी हम बचा सकते हैं। तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए और ये चीज़ प्रैक्टिस में भी है, जिससे क्या होगा हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा किया जा सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि विंड एनर्जी और सोलर रेज क्या होते हैं, वो क्लीनर और ग्रीनर मेथड होते हैं प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए, और ये थर्मल और हाइड्रो पावर जो एनर्जी है उसको रिप्लेस कर सकते हैं और नेचर को कोई हार्म भी नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इनिशियल जो कॉस्ट होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का तो वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन हमें जो फ़ायदा इससे मिल रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो हाई कॉस्ट की जो भी आ रही है दिक्कत उसको ख़त्म कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें फ़ायदा इससे ज़्यादा है, उसके बदले में अगर थोड़ी खर्च ही हो रही है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि क्लीनर फ्यूल यूज़ इन बोथ रूरल एंड अर्बन रीजन्स। तो देखिए क्लीनर फ्यूल से क्या मतलब है, हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, कोल पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पजेज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में यूज़ होता है, फ्यूल की तरह पे यूज़ होता है। तो उससे क्या होता है, एक तो हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ख़त्म हो रही हैं, ठीक, और उसके बाद क्या होता है अलग अलग तरह की उसमें से हार्मफुल गैसेस का एमिशंस भी होता है, तो हमारा एनवायरनमेंट भी क्या होता है, पॉल्यूट होता है उससे, और अलग तरह की डिफरेंट तरह की हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट होते हैं उससे। तो क्या होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ताकि हम उन्हें बचा सकें, सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस कर सकें, तो क्लीनर फ्यूल यूज़ करें हम। ठीक है, जैसे एलपीजी हो गया, अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो एलपीजी हो गया, गोबर गैस हो गया, तो इन सबको प्रमोट किया जाता है ताकि जो बायोमास मतलब जो भी हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उनसे जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो ख़त्म किया जा सके। ठीक है, और ये जो फ्यूल्स होती हैं वो पॉल्यूशन रिडक्शन में भी हेल्प करती हैं। वहीं अर्बन एरियाज़ में हम बात करें तो सीएनजी का यूज़ किया जाता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और क्लीनर फ्यूल के तौर पे, गैसोलीन पेट्रोलियम की जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ताकि हम पॉल्यूशन कम कर सकें, जो एमिशंस हैं उसको कम कर सकें, और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो ख़त्म हो रही हैं उसको थोड़ा हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक, नेक्स्ट जो है वो इस्टेब्लिशिंग या फिर इंस्टॉलिंग मिनी हाइडल प्लांट्स। तो मिनी हाइडल प्लांट्स क्या होते हैं कि पहाड़ों पे
ये सब पहाड़ है हमारी, पहाड़ दूसरी तरह से बना रहे हैं और ये सब हमारे पहाड़ है। तो पहाड़ों के बीच में ऐसे नदियाँ होती ना, वो बनाते थे ना बचपन में सीनरी, पहाड़ों के बीच से नदियाँ गुजारते थे। तो मीडी हाइडल प्लांट्स क्या है ना, कि यहाँ पे कुछ छोटे-छोटे प्लांट्स इन्हीं नदियों के बीच में, मान लीजिए पहाड़ है, नदी बह रही है, तो ये एक्चुअली क्या होता है कि नदियाँ साल भर ऐसे ही रहती हैं, तो इन्हीं नदियों के बीच में क्या लगा दिया जाता है, प्लांट लगा दिए जाते हैं छोटे-छोटे। और क्या लगाया जाता है, टरबाइन्स वगैरह। तो जब ये घूमते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये एक फ़ायदा हमें ये पहुँचता है कि जो लोकल वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी नीड है, उसको इसी मिनी हाइडल प्लांट से पूरा किया जा सकता है। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा और जो अल्टरनेटिव हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वो थोड़ी कम होगी और जो लोकल नीड्स हैं हम इन्हीं मिनी हाइडल प्लांट से पूरी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, यही चीज़ देखिए कि स्ट्रीम्स जो होती है, जो नदियाँ वगैरह होती हैं, तो माउंटेनियस रीजन में हमेशा ऑलमोस्ट पाई जाती है हर जगह पे। तो और ये जो स्ट्रीम्स होती है परपेचुअल, मतलब लगातार और पेरेनियल साल भर रहती हैं, फ्लो करती रहती हैं। तो उनमें क्या किया जाता है, मिनी हाइडल प्लांट्स वगैरह को सेटअप कर दिया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और टीनी टरबाइन्स लगा दिए जाते हैं और जब वो घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये ऐसे जो पावर पॉइंट प्लांट्स होते हैं, ये इको फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि ये कोई लैंड यूज़ पैटर्न का कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करते हैं, या फिर वाटर फ्लो में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करते हैं, और इनफ इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है जो वहाँ की लोकल डिमांड है उनको पूरा करने के लिए। तो ये जो मिनी हाइडल प्लांट है, वो भी एक बहुत अच्छी अप्रोच है, स्ट्रेटेजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ बायो कंपोस्ट। तो बायोलॉजिकल कंपोस्ट का यूज़ करना है एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में। तो देखिए, जो हम फर्टिलाइज़र्स वगैरह, केमिकल फर्टिलाइज़र्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनसे तरह-तरह की पॉल्यूशन होता है। एक तो सॉइल डिग्रेडेशन भी होता है, फिर जब हम वो जो भी क्रॉप वगैरह हम कंज़्यूम करते हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ भी होती हैं। इनके अलावा जब वो केमिकल वगैरह रन ऑफ करके पानी में चली जाती हैं, तो वाटर पॉल्यूशन भी होता है, तो उनसे कई सारी दिक्कतें होती हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बायो कंपोस्ट की यूटिलाइजेशन पर फोकस करता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती है, डिग्रेडेशन भी कम होता है, ठीक है। जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, जो क्रॉप फूड कंज्यूम करते हैं, तो उनमें किसी तरह का कंटामिनेशन नहीं होता है, तो हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट नहीं होती हैं, ठीक है। तो देखिए, ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड, जैसे जैसे ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ रही है, लोगों के बीच में जैसे अवेयरनेस आ रही है, तो फार्मर्स भी क्या है, मतलब जो फार्मर्स हैं वो भी क्या है, अवेयर हो चुके हैं कंपोस्ट का यूज़ करने के लिए, बायो कंपोस्ट का यूज़ करने के लिए। तो ऑर्गेनिक वेस्ट से बनाए गए कंपोस्ट को यूज़ किया जाता है बायो कंपोस्ट के तौर पे, और ये क्या करते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं और फूड को भी कंटामिनेट नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है बायो पेस्ट कंट्रोल। तो बायो पेस्ट मतलब बायोलॉजिकल पेस्ट, हम केमिकल पेस्ट की जगह, पेस्टिसाइड की जगह बायोलॉजिकल पेस्ट का यूज़ करें, ठीक है, ताकि जो भी डिग्रेडेशन है नेचर में वो ना हो। तो यूज़ ऑफ प्लांट बेस्ड पेस्टिसाइड आर बीइंग प्रोमोटेड, जैसे कि नीम बेस्ड पेस्टिसाइड को यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, और कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं होता है इनका। उसके बाद है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड नॉलेज। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत पुरानी जो मेडिसिनल सिस्टम्स है, जैसे आयुष हो गया, यूनानी हो गया, ये सारी क्या होते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। कोई बड़ा लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी नहीं चाहिए होता है, केमिकल प्रोसेसिंग इनमें नहीं होती है। क्या होता है कि इनसे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, इनसे कई सारे फ़ायदा है। तो हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, नॉलेज है, हम उनको क्या करें, उनको प्रमोट करें, सस्टेनेबली यूज़ करें, ठीक है। तो ये भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है अवेयरनेस अमंग इंडिविजुअल्स। तो लोगों के बीच में क्या करें, आप सस्टेनेबल यूज़ के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताएं, कंजर्वेशन के बारे में बताएं, ठीक है। जिससे क्या हो, लोगों के बीच में जागरूकता आए, अवेयरनेस आए कि हाँ, हमें भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए, ठीक। तो रेजिंग अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन, कैंपेन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट टू फॉस्टर अ कल्चर ऑफ सस्टेनेबल एजुकेशन लेवल से, या फिर कैंपेन करके आप लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में। तो ये क्या है, ये स्ट्रेटजीज है कि हम क्या, कैसे कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उनको पूरा कर सकते हैं, अपने नेचर को कंजर्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिबेट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए, डिबेट से हम क्या समझते हैं, डिबेट में क्या होता है, नॉर्मल टीवी पे चलता रहता है डिबेट। तो कोई एक टॉपिक होता है, उसमें क्या होता है, एक तो उसका
सपोर्ट करने वाला होता है, एक उसके क्या होते हैं अगेंस्ट में होते हैं, कुछ ऑडियंस होती हैं। तो क्या करते हैं सब अपना अपना व्यू देते रहते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर कलेक्शन ऑफ जो भी टॉपिक है उस पे। तो डिबेट तो एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, फॉर्मल डिस्कशन किया जाता है, ओरल एड्रेसेस होते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या फिर एक कलेक्शन ऑफ टॉपिक पे। ठीक, बात जब हम करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिबेट पे, तो डिबेट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं कि जो डिस्कशंस होते रहते हैं, एग्जामिनेशन होता रहता है, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड अप्रोचेस टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक, सोशल प्रोग्रेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो जैसे मैंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करते हैं, आप इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल और सोशल तीनों के बीच में आप बैलेंस बना के जब काम करते हैं तो वो सस्टेनेबल चीज़ है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी को आप प्रमोट कर रहे हैं। तो डिबेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है ना, सब अपने अपने क्या देते हैं, व्यू पॉइंट्स देते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा सबका कि जो अप्रोचेस अपनाई जा रही हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए इन तीनों चीज़ों में, तो वो क्या सही है क्या गलत है, इन्हीं चीज़ पे जब डिस्कशन की जाती है तो वो क्या होता है, डिबेट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कॉमनली पॉइंट्स है, डिबेटेड पॉइंट्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो देखिए सबसे पहला क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इसमें क्या है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी भी कॉस्ट पे जाके आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, सही बात है, आप हर कोई भी चीज़ देखेंगे नहीं, एक आपको है कि हर कीमत पे बस हमें इकोनॉमिक ग्रोथ ही करना है तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। तो वहीं कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को कोई हार्म भी नहीं पहुंचेगा। ठीक, तो ये क्या है, डिबेट है, एक लोग पॉइंट उसके क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पक्ष में है, एक विपक्ष में है। तो पहला ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे अलग अलग भी पॉइंट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी भी कॉज पे आप जाके अगर इकोनॉमिकल इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं तो वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करवाएगा। लेकिन कुछ लोग का ऐसा भी मानना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से हम सब चीज़ों में बैलेंस बनाकर चल सकते हैं। दूसरा क्या है, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। तो इक्विटी एंड सोशल जस्टिस में क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम गोल्स की बात करते हैं या ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो भी फ़ायदा है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का जो भी फ़ायदा है, तो वो हर इंसान के पास पहुँचे, मतलब हर ग्रुप ऑफ पीपल के पास पहुँचे। इक्विटी सबके बारे में क्या हो, इक्वालिटी हो। ठीक, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो यही कहता है कि क्या हो सके कि हम सबको क्या करते हैं, डेवलपमेंट इक्वली देते हैं, जो भी बेनिफिट है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का, वो सबको इक्वालिटी मिलता है, बराबर मिलता है। लेकिन कुछ मॉडल्स ऐसे भी बनाए गए हैं और इससे पता चलता है कि सोशल इनइक्वालिटी है, मार्जिनलाइजेशन है, वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है वो सबको नहीं मिल पाता बेनिफिट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का। तो देखिए, द डिबेट ऑल्सो फोकसेस on ensuring that the benefits of sustainable development are distributed equitably। तो जो डिबेट है इस बात पे भी फोकस करता है कि जो बेनिफिट्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वो इक्विटेबली बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बोथ विद इन एंड बिटवीन कंट्रीज। हर कंट्री के बीच में सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट की बेनिफिट्स हैं वो बराबर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी और करते हैं कि दैट करंट डेवलपमेंट मॉडल्स परपेचुएट सोशल इनइक्वालिटीज एंड मार्जिनलाइज वल्नरेबल पॉपुलेशन। जो करंट डेवलपमेंटल मॉडल्स तैयार की जा रही हैं या की जाती हैं तो वो क्या है, वो बराबरी सबको बेनिफिट नहीं देती हैं। ठीक, सोशल इनइक्वालिटीज़ है उसमें। तो ये भी एक डिबेट का पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। तो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन में क्या है कि आज के टाइम में जो भी डेवलपमेंट है तो बिना टेक्नोलॉजी के वो चीज़ पूरी नहीं होती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि एकदम से आप टेक्नोलॉजी के ऊपर जब डिपेंडेंट है, मतलब कुछ लोग को ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है डेवलपमेंट के लिए। वहीं कुछ लोग का ऐसा भी कहना है कि एकदम से आप एक चीज़ पर निर्भर हो जाएंगे तो वो क्या है, वो सही चीज़ नहीं है। आप टेक्नोलॉजी पे हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट है आप, तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी से जो हार्मफुल इम्पैक्ट भी हो रहे हैं आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप दूसरी चीज़ें जो हो उससे होने वाली और इश्यूज़ हैं उससे
जो अंडरलाइंग सिस्टमिक इश्यूज़ हैं आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये भी एक डिबेट का पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन में। मतलब कुछ लोग का मानना है कि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट नीड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, और कुछ लोग का ये कहना है कि आप पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी से भी और भी दिक्कतें क्रिएट होती हैं और आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो देयर इज़ ऑनगोइंग डिस्कशन अबाउट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में रोल जो टेक्नोलॉजी का है उस पे भी डिबेट चलता रहता है। सम सी इट एज अ क्रूशियल टूल फॉर इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, कुछ लोग इसको इनोवेशन के लिए, एफिशिएंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल समझते हैं, मानते हैं, while others caution against relying solely on technological fixes without addressing underlying systemic issues। और वहीं कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं कि उससे होने वाली जो अंडरलाइन सिस्टमेटिक इश्यूज हैं उनको क्या कर सकते हैं आप बिना फिक्स किए, बिना सही किए टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होना सही नहीं है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। तो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज में क्या है, तो जो डिबेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, तो ये इसके चारों तरफ घूमती रहती है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है उसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होनी चाहिए या इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को पहले रखना चाहिए या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को पहले रखना चाहिए। ठीक, इनके बीच में एक बैलेंस बना के रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन को पहले रखना है, प्रायोरिटाइज करना है, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रायोरिटी देनी है। तो इनके बीच में भी एक डिबेट चलता रहता है, कुछ लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के पक्ष में रहते हैं, कुछ लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के पक्ष में रहते हैं। तो ये भी एक डिबेट का पॉइंट है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म थिंकिंग। तो लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म थिंकिंग में क्या है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो एम ही है यही चीज़ कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या कर सकें, बचा के रखें रिसोर्सेज को, उनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो इससे क्या है, एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। लेकिन कुछ लोग का ऐसा मानना है कि हमें प्रेजेंट में जो चीज़ें इश्यूज़ हैं पहले उनको ध्यान देना चाहिए, लॉन्ग टर्म को अभी उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक, तो ये भी डिबेट का पॉइंट है एक। तो बैलेंसिंग इमीडिएट नीड्स विद लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इज़ अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। एक क्या है कि इमीडिएट जो ज़रूरतें हैं, फ़िलहाल की जो हमारी प्रेजेंट में ज़रूरतें हैं और उनको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी से बैलेंस करना एक थोड़ा टेढ़ा काम है। तो कुछ लोग ऐसा हक करते हैं कि प्रायोरिटाइजिंग शॉर्ट टर्म को इकोनॉमिक गेन्स व्हाइल अदर एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसीडरिंग द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शंस। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स को पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमें फ़िलहाल में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर क्या फ़ायदे हो सकते हैं। वहीं कुछ लोग का ऐसा कहना भी है कि हम जो फ़िलहाल में जो एक्शंस कर रहे हैं उनका रिज़ल्ट क्या होगा उसको सोच के आपको जो भी डिस्कशन लेना है वो डिसीज़न लेना है वो देखना चाहिए। तो ये सारे क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं डिबेट के जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर सुनते रहते हैं, होता रहता है। तो इस वीडियो में हमारा जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट वो हम डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।